सुरभि, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। पास के कस्बे में जूते का कारखाना चलाने वाले वीरन साहू का बेटा नील सीधा सादा लड़का है, पढ़ा लिखा है, खुद का कारोबार है। क्या राय है तुम्हारी? देवगढ़ एक शांत पहाड़ी कस्बा था। वहां धुंध में ठाकुर करुणेश का 2 मंजिला घर खड़ा था। बकरी पालन और ऊनी कपड़ों के व्यापार से गुजारा अच्छा चलता। इलाके में लोग उसे जमींदार मानते थे। पत्नी गौरी और बेटियां सुरभि व चारू सादा जीवन जीती थीं, आभूषणों से दूर, सरल स्वभाव वाली। जैसा आप दोनों ठीक समझे बाबूजी, मैं आपकी इच्छा में ही अपनी खुशी मानती हूँ। पर भीतर ही भीतर सुरभि को यह सुनकर सुकून था कि लड़का खुद का मालिक है और घर मेहनत से बना है। माँ पापा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मन में डर था कि ससुराल में भी ऐसा सुख मिलेगा या नहीं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। दोनों घरों में चैन ही चैन है। सुरभि के चेहरे की चमक उसकी संतुष्टि बयां कर रही थी। ये बात करुणेश भी समझ रहे थे, इसीलिए अब उन्होंने अपनी छोटी बेटी से बात की। चारू, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता है। याद है ना श्री वासुदेव, जो महल में लेखा अधिकारी हैं? उनका बेटा अभी शहर से पढ़कर लौटा है और उन्होंने तुमसे बात करने की इच्छा जताई है। पिताजी, मैं सूरज से प्रेम करती हूँ। वही जो पास की घाटी में खेती करता है। मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? उस सूरज से, जिसके घर में बारिश हो तो छत से पानी टपकता है और जो खुद मेहनत से 2 रोटियां जुटा पाता है? मैं भला वहां अपनी बेटी कैसे भेज दूं? मेरी इज्जत भी कोई चीज है या नहीं? करुणेश की त्योरी चढ़ गई। उसका गुस्सैल स्वर घर की दीवारों से टकराया। आवाज सुनते ही गौरी रसोई से भागती हुई आई। क्या हुआ? इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोल रहे हो? सुनो तो सही, तुम्हारी लाडली सूरज से शादी की बात कर रही है। उस किसान के बेटे से, जिसके पास ना ढंग का घर है, ना खाना वक्त पर बनता है। ये क्या कह रही हो चारू? उसके जैसे लड़के को इस घर का दामाद बनाना बाकी रह गया था क्या? मैं अब और बहस नहीं चाहता। रिश्ता फाइनल करने जा रहा हूं। चारू, इतना अच्छा रिश्ता आया है और तुम मना कर रही हो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। नीमा मौसी की बेटी को देखो, मना किया, अब पछता रही है। क्या तुम भी वही चाहती हो? माँ, मैं बस पापा को समझाना चाहती हूँ। जिसे मैं चाहती हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। कृपया पापा से कहिए वो मेरा दिल ना तोड़ें। गौरी ने देखा करुणेश अब भी तीखी नजर से चारू को घूर रहे थे। मन में एक डर ने दस्तक दी। अगर चारू ने भी वही किया जो एक बार सुधीर की बेटी ने किया था, घर से भाग जाना, पूरे खानदान की बदनामी। नहीं, मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। करुणेश को समझाना होगा, कहीं गुस्से में बेटी कुछ गलत ना कर बैठे। गौरी ने नरमी से पति की ओर देखा और बोली, हमने तो इन बेटियों को हर खुशी दी है, फिर क्यों लगता है जैसे इस बार हम उनसे कुछ छीन रहे हैं? क्या हम उसकी इच्छा को अनसुना करके ठीक कर रहे हैं? मैं भी यही सोच रहा था। सुरभि तो अब एक रईस घराने में जाएगी। अगर चारू को किसी गरीब घर भेजा तो लोग कहेंगे एक बेटी के लिए सपने देखे, दूसरी को बोझ समझा। बेटी अमीर घर में जाए या साधारण में, तकदीर तो अपनी लेकर ही जाती है। हमें बस दुआ देनी चाहिए और दोनों बेटियों के रास्ते साफ कर देने चाहिए। तो तुम कह रही हो कि मैं चारू का रिश्ता सूरज से तय कर दूं? हाँ, अगर उसकी किस्मत में सुख और समृद्धि है तो वो कहीं भी जाए, सब कुछ पालेगी। तुम ठीक कह रही हो गौरी। हमने इन्हें प्यार से पाला है। अब उनकी खुशी में ही हमारी रजामंदी होनी चाहिए। जो चारू का दिल कहे वही सही है। करुणेश और गौरी ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। सुरभि गई बड़े बंगले में, चारू एक साधारण मिट्टी के घर में। एक शाम सुरभि छत से चारू का घर देखती है और नील से कहती है, देख रहे हो उस झोपड़ी में चारू कैसे रह रही है? अगर पापा की बात मान लेती तो आज कुछ और ही होता।
तुम सही कह रही हो। सूरज तो महल में बस छोटे काम करता है, बदले में 2 वक्त की रोटी मिलती है। इतने से क्या होता है? तुम देखना, एक दिन उसे अपने फैसले पर पछतावा जरूर होगा। चलो अब बताओ, आज तुम्हारे लिए कौन सी साड़ी लाऊं? कल ही तो शादी हुई है। तुम्हारे परिवार और पिताजी ने ढेर सारी साड़ियाँ दी है। अब और क्या चाहिए? चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी घर आऊं तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊं। हर दिन खास लगे तुम्हारे लिए। नील की बातों से सुरभि के चेहरे पर संतुष्टि की चमक थी। वहीं दूसरी ओर मिट्टी की झोपड़ी में सूरज और चारू चुपचाप बैठे थे। पास ही बुजुर्ग माँ कमला चूल्हे पर खाना बना रही थी। धुआं पूरे घर में भर गया था। माँ जी, आप हटिए, आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे बिटिया, तू अभी अभी ब्याह कर आई है। नई दुल्हन को भला चूल्हे के पास कौन बैठाता है? दुल्हन नहीं हूँ माँ, आपकी बेटी हूँ, और बेटी होने का मतलब है माँ को कभी काम न करने देना। तू तो बड़े घर से आई है। वहाँ स्टोव होता है, नौकरानी होती है। यहाँ तो सिर्फ राख और धुआं है। हाँ माँ, मैंने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, पर ये जरूर सीखा है कि माँ के हाथों में काम नहीं, स्नेह होना चाहिए। लोग कहते हैं बड़े घरों की बेटियां नाजुक होती हैं। मैं ये बात गलत साबित कर दूंगी। मेरे सूरज की किस्मत ही खुल गई ऐसी बहू पाकर। उसी पल सूरज अंदर आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? माँ, महीनों से राजा के खेतों में काम कर रहा हूँ। बदले में सिर्फ 11 रुपये मिलते हैं, वो भी समय से नहीं। आज मंत्री से बोला पगार दिलवा दीजिए, पर उन्होंने टाल दिया। बोले राजा दूसरी व्यस्तताओं में है, बाद में आ जाना। कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा। पैसे की चिंता मत कर, तू परेशान क्यों होता है? माँ, सोच रहा हूं चारू के लिए कुछ छोटा सा उपहार ले आऊं। बड़े घर की बेटी है, यहाँ की तंगी उसे खल सकती है। मैं कह भी नहीं सकता, डर है कहीं उसे लगे शादी करके गलती कर दी। प्रेम आसान था, पर अब जिम्मेदारियां हैं। डर है ये हालात कहीं उसे तोड़ न दे। सूरज बोल ही रहा होता है कि तभी चारू वहां आकर खड़ी हो जाती है, सब कुछ सुन लेती है और फिर कहती है, मुझे यहाँ कोई घुटन नहीं सूरज, बल्कि अपनापन लगता है। दुख बस इतना है कि आप और माँ जी मुझे अब तक समझ नहीं पाए। मैं बस ये सोच रहा था, तुम और सुरभि दीदी साथ बड़े हुए हो, एक जैसी परवरिश पाई। आज वो आलीशान बंगले में है और तुम इस झोंपड़ी में। ये फर्क देखकर खुद पर गुस्सा आता है। तुम्हें इससे बेहतर देना चाहता था। सूरज, मुझे सुरभि दीदी से ज्यादा संतोष मिला है, और एक दिन तुम खुद मानोगे कि सच्ची खुशी क्या होती है। उधर नील एक तंग गली से गुजर रहा था। तभी सामने से एक बूढ़ा मछुआरा आता दिखा, आंखों में आंसू भरे हुए। नील बाबू, तुम तो हमेशा मुझसे मछली खरीदते हो ना? हाँ बाबा, लेकिन ये बताओ क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? नील बाबू, जिस तालाब में बरसों से मछली पकड़ता आया हूँ, अब वहां एक नया आदमी आ गया है। कहता है राजा का खास है, अब सारी मछली वहीं ले जाएगा। अगर मुझे मछली नहीं पकड़ने दी गई तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझे तो यही काम आता है। काका, आप चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई आपका हक नहीं छीन सकता। चलो मेरे साथ, देखते हैं कौन रोकता है। नील मछुआरे को साथ लेकर तालाब की ओर बढ़ता है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचते हैं जहां एक रौबदार आदमी पहले से बैठा था। नाम था गौतम। क्यों गौतम,
ये तालाब तुम्हारा कैसे हो गया? इस गरीब की रोटी मत छीनो, उसके बच्चे भूखे हैं। बात तो ठीक है साहब, लेकिन अब ये तालाब मैं इसे नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप चाहें तो मछलियों का एक हिस्सा आपको दे सकता हूँ। मछली खाना मुझे पसंद है गौतम, पर तालाब का एक हिस्सा, वो भी हर दिन? सोचो, इतनी मछलियां मैं करूंगा क्या? आप बेचिए मत, मैं बेचूंगा और कमाई का हिस्सा सीधा आपके घर पहुंचा दूंगा। आपको तो कुछ करना भी नहीं है, बस इस बूढ़े को यहाँ से हटवा दीजिए। गौतम, ये वही नील साहब हैं जिनका नाम ईमानदारी और इंसाफ के लिए जाना जाता है। इनका जमीर तेरे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर बस साहब से एक बार हाँ सुन लूं ताकि फैसला साफ हो जाए। फैसला हो गया गौतम, अब ये तालाब तुम्हारा रहेगा। क्या नील बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? बरसों से आपकी सेवा की, हर बात मानी, आज आप? हाँ, बरसों से तुमने सेवा की, अब गौतम को भी थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए ना। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। कुछ तो इंसानियत कीजिए। नील हमेशा दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता था। हर बार नया चेहरा, नई मजबूरी, और नील की जेब भारी। उधर थका हारा सूरज रात को घर लौट रहा था। हवा भी बोझिल थी, दिल भी। लेकिन तभी ये रोने की आवाज, ये तो सुरभि दीदी के आंगन की ओर से आ रही है। कोई औरत इतनी रात गए? वो आगे बढ़ता है, आवाज तेज होती जाती है। अरे ये कौन है दीवार से लगी रो रही है? सूरज झुका, औरत के चेहरे को देखा। सफेद बालों वाली एक वृद्धा, आंखें सूजी हुई, कांपती हुई। माई, क्या हुआ आपको? इस अंधेरी रात में आप यहाँ क्यों हो और इतनी तकलीफ में? बेटा, कई घंटे हो गए नील बाबू को बाहर बुला रही हूँ, पर वो सुनते ही नहीं। आपको नील से काम है? आइए, मैं बुला देता हूँ। बेटा, वो बाहर नहीं आएंगे। क्यों माई, ऐसा क्यों? कल गुड़िया की शादी है। मेहनत से थोड़े गहने बनवाए थे, सोचा हवेली में रख दूं। झोपड़ी में चोरी होती है। नील बाबू पर भरोसा था, पर शाम से दरवाजा खटखा रही हूं। न जवाब, न उम्मीद। माई, नील बाबू शायद घर पर नहीं, और क्यों रखेंगे आपके गहने? आपकी मेहनत की कमाई है। चलो मेरे घर पानी पी लो, आराम कर लो, फिर साथ चलेंगे। शायद तब तक नील आ जाए। नील हवेली के अंदर ही है बेटा। मैंने खुद उसे अंदर जाते देखा। सूरज ठिठक गया। सवाल खड़ा हुआ, अगर नील अंदर है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो आगे बढ़ा, आवाज लगाई। नील बाबू, ओ नील बाबू, हवेली के बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। दरवाजा खोलिए। हवेली के भीतर सुरभि के पास बैठा नील भड़क उठा। फिर आ गया तुम्हारा गरीब जीजा। घर में शायद चूल्हा नहीं जला, कटोरा लिए भागा मेरे पास। अमीर मेहनत से यहाँ तक पहुंचे, ये बस भीख मांगते हैं। नील की बातें सुन सुरभि थोड़ी असहज हुई, क्योंकि चारू उसका परिवार था, पर असल में उसे भी गरीबों से खास लगाव नहीं था। सूरज, उसे घर में कोई नहीं चाहता। पिताजी माँ ने समझाया, पर वो नादान नहीं मानी। झोंपड़ी में ब्याह किया, साड़ी तक न मिली। रईस से शादी होती तो दरवाजा न खटखटाना पड़ता। अब दोनों बहनों के घर एक ही जगह है, आना जाना चलता रहेगा। तुम यहीं रहो, मैं उसे मना करता हूँ। देने से कमी नहीं, पर आदत पड़ जाएगी। रोज सहारा मिला तो हमारी हैसियत से चिपक जाएगा। बिल्कुल, आप मना कर दीजिए। मैं तब तक आपके लिए गरम पकौड़े लाती हूँ। नील भारी कदमों से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने सूरज के साथ बूढ़ी माई को खड़ा देखा,
उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ये औरत अभी भी यही है। अगर सूरज को सच पता चला तो वो जमींदार को बता देगा और मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। नील को इस तरह खोया हुआ देख सूरज ने सवाल दागा। क्या हुआ नील बाबू? हवेली का दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लग गई? अरे वो मैं नहा रहा था। नई नवेली दुल्हन है घर में, अब वो तो दरवाजा खोल नहीं सकती ना। अच्छा, आप नहा रहे थे, पर बाल तो एकदम सूखे लग रहे हैं। वो मतलब मैं नहाने जा ही रहा था, पर बीच में बातों में उलझ गया। नई बीवी है, अब बातचीत में वक्त तो लग ही जाता है। तुम्हारी तरह थोड़े हैं हम, जो सुबह से खेत खलिहान में पसीना बहाते हो और रात को लौटते हो। सूरज समझ गया नील बातों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा, इससे पहले कि ये अपनी जुबान से झर उगले, मुझे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। फिर उसने एक मजबूत आवाज में सीधा सवाल किया। नील बाबू, माई कह रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के जेवर आपकी तिजोरी में रखे थे। क्या वो अब भी वही हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नील ने अपनी नजरें घुमाई और बूढ़ी माई की तरफ मुड़कर दहाड़ने जैसा बोला, अरे बुढ़िया, तूने कब मुझे अपना जेवर दिया था? हाँ, कब कहा था कि मैं रख लूं? झूठ फैलाती है पूरे मोहल्ले में। नील के भीतर की घबराहट अब जुबान पर उतर आई थी। सूरज की आंखों में शक साफ झलक रहा था और बूढ़ी माई का चेहरा अपमान और पीड़ा से झुक गया। नील बाबू, मेघा के घर चोरी वाली रात आप आए थे। कहा था जेवर सुरक्षित रखो हवेली में। आज बेटी की शादी है, लेने आई हूं, पर आपने मुझे ही झूठा कर दिया। हाँ, लगता है ये औरत सठिया गई है। कोई अपने गहने दूसरों के घर में रखता है क्या? कहीं की बात कहीं जोड़ लाई हो। ईश्वर के कोप से डरिए नील बाबू। मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी की मांग उजड़ जाएगी और आप मेरी आस लूट रहे हैं। अरे भाग यहाँ से, वरना खुद फेंक दूंगा। भीख चाहिए तो बोल, नील बाबू देगा, पर झूठ बोली तो अंजाम बुरा होगा। नील दरवाजा झटके से बंद कर देता है। माई वहीं दरवाजे के बाहर गिरती हुई सी बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की लकीरें बहती जाती हैं। सूरज किनारे खड़ा सब देख रहा था। मन में जलन, ग्लानि और गुस्सा तीनों उमड़ रहे थे। माई, आप अब घर लौट जाइए। जो होना था वो हो गया, अब खुद को मत तोड़िए। बेटा, कल बारात है, जेवर न दिए तो लौट जाएगी। मुझे बेटी की आंखों से ज्यादा उसके भाग्य का डर है। माँ की मजबूरी ही उसका सहारा है। वो सहारा छिन गया तो मैं भी खत्म। अभी सूरज कुछ कह ही रहा था, तभी एक मीठी पर तेज आवाज आई। बारात वापस नहीं जाएगी माई, और गहने भी आपको मिलेंगे। सूरज और माई ने चौंक कर मुड़कर देखा। सामने चारू खड़ी थी। तेज रोशनी में भी उसकी आंखें गंभीर थीं। चारू, तुम यहाँ? मैं आपको ढूंढते निकली थी, यही मिल गए आप। माफ करना, मैंने आपकी और माई की सारी बात सुन ली। सूरज के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल अंदर से डर गया। हे भगवान, कहीं चारू को नील की सच्चाई का पता तो नहीं चल गया? अगर ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगी। उसकी बहन का पति इतना घटिया निकलेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर सूरज ने धीरे से बेला से पूछा, कौन सी बात सुनी तुमने हमारी? यही कि काकी की बेटी का विवाह गहनों के कारण अधर में लटक गया है।
अगर गहने नहीं दिए गए तो रिश्ता टूट भी सकता है, यही बात ना? वैसे तुम इतने घबराए हुए क्यों थे? क्या कोई और बात भी थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी? बेटा वो क्या है कि बूढ़ी माई कुछ कह पाती, उससे पहले ही सूरज बीच में बोल पड़ा। हाँ हाँ, यही बात कर रहे थे हम, बस यही। बूढ़ी माई ने सूरज की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ था, मानो कह रही हो, सच छुपा क्यों रहे हो? लेकिन वो चुप रही। चारू ने बिना कुछ कहे अपने गहने उतारे और बूढ़ी माई की हथेली में रख दिए। ये रख लीजिए माई, आपकी बेटी के ब्याह में काम आएंगे। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मैं यह नहीं ले सकती, यह तुम्हारे हैं। चारू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये गहने तुम्हारे पिताजी ने बहुत प्यार से तुम्हें दिए हैं। किसी अनजान को ऐसे नहीं दिए जा सकते। अब तक इन गहनों की जरूरत मुझे थी, इसीलिए मेरे पास थे। अब जरूरत काकी को है, और जहाँ तक पिताजी की बात है वह मैं देख लूंगी। सूरज खामोश रहा। उसकी आंखें चारू को निहारती रहीं, मानो पहली बार उसे समझ रहा हो। बूढ़ी मई बार बार मना करती रही, लेकिन बेला ने गहने जबरन उसके हाथों में थमा दिए। अब बस भी करो सूरज, ऐसे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी घर चलो, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। दोनों घर चले गए, लेकिन सूरज का मन वहीं पीछे कुछ सोचता रह गया। चारू के इस त्याग ने उसे भीतर तक छू लिया था। अगले दिन, दीदी आप इतनी सुबह सुबह, आइए ना बैठिए, चूल्हे पर खिचड़ी रखी है, बस अभी तैयार हो जाएगी। चारू, पिताजी नाराज है। बोले, जिसे गहने दिए वो परायों को दे आई, अब वापस लेने की हिम्मत भी नहीं। मैं क्या कहती? पिताजी का नाराज होना स्वाभाविक है दीदी, लेकिन मैं किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं दिया। मैंने जो किया वो किसी मजबूर माँ के लिए किया। और अपने घर का क्या, अपनी इज्जत का क्या? लोग क्या सोचेंगे कि एक बहन तो हवेली की रानी बनी, दूसरी ने गहने तक दान कर दिए। अगर गहनों से रानी बनती तो नील सबसे बड़े राजा होते। दीदी, मेरी इज्जत इनसे ऊपर है। सूरज जी ने कभी छोटा घर महसूस नहीं कराया। चारू की बात पर सुरभि चुप हुई। पहली बार उसने बहन में गहनों से बड़ी गहराई देखी। कुछ पल बाद बोली, तुम बहुत बदल गई हो चारू। पहले वाली चारू होती तो रो देती, सफाई देती, अब जवाब देती हो, और वो भी ऐसा जो सुनकर अंदर तक चुप जाए। समय और परिस्थिति ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं दीदी। सुरभि बिना कुछ कहे मुड़ गई। वो चुप थी, लेकिन उसके मन में एक गहरी हलचल चल रही थी। शर्म, पछतावा और कहीं न कहीं ईर्ष्या भी। उधर बूढ़ी माई राज दरबार में जाकर राजा को सब कुछ बता देता। मंत्री जी, नील पर मुकदमा चलाइए। दोषी साबित हो तो कड़ी सजा दीजिए और वृद्धा के जेवर लौटाइए। और मछुआरे, आत्महत्या की बात अब तक क्यों छुपाई? महाराज, नील दरबार का बड़ा नाम है। जब तक मुझे ठोस जानकारी नहीं मिली, मैं कुछ कह नहीं सका। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने बूढ़ी माई की ओर देखा। कोई सबूत है कि नील ने आपके गहने चुराए? 100 साल पुराना सिक्का है, एक कोना घिसा हुआ है। वो मेरे हार का हिस्सा था। यदि वो सिक्का नील की हवेली से मिले तो तुम्हें सब लौटाया जाएगा। कुछ ही पलों में नील दरबार में गहनों की थैली लिए हाजिर हुआ। उसी में घिसा हुआ सिक्का भी था। नील, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वही धोखेबाज निकला। तूने विश्वास को मारा है, इसका दंड कठोर होगा। पत्थर की मूर्ति बना दिया जाएगा। नील की सांसें थम सी गईं। उसी समय सूरज दौड़ता हुआ आया। सूरज, तू यहाँ? महाराज, नील ने जो किया वो गलत था, पर दया कीजिए, शायद अब वो सुधर जाए। तू उस आदमी की पैरवी कर रहा है जिसने तुझे तुच्छ समझा? महाराज, अगर हम भी उसके जैसे ही कठोर बन जाएं,
तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। एक मौका देता हूं। नील और तुम्हारे बीच प्रतियोगिता होगी। नील जीता तो क्षमा, हारा तो मृत्यु। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सूरज और नील खेतों में जुट गए। दिन रात मेहनत हुई। 3 महीने बीत गए। आज महल में भारी भीड़ थी। पूरा गांव जमा था। सुरभि, चारू, जमींदार और गौरी भी आए थे। अगर नील हार गए तो क्या राजा उन्हें सच में दंड देंगे? भगवान से दुआ करो, कुछ नहीं होगा। सूरज तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कह रहा था शाम को कुछ हुआ तो पूरा परिवार टूट जाएगा। अब वही सूरज दिन रात जीतने की कोशिश में लगा है। आखिर उसे भी तो सेनापति बनना है। झोपड़ी से सीधे महल तक पहुंचने का मौका है ये। चारू को दुख हुआ ये सुनकर। वह जानती थी सूरज नील को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आंखें भर आईं। जमींदार ने देख लिया और गुस्से में बोले, तुम्हारा पति खुद को हीरा समझता है। अरे वो कलंक है, कलंक। उसकी वजह से एक जान गई। फिर भी सूरज ने उसे बचाने की कोशिश की। और तुम आज भी सूरज को ही दोष दे रही हो। मुझे खुद पर शर्म आता है। जिसे मैं कुछ नहीं समझता था वही असली हीरा निकला, सूरज। पिता की बात सुनकर चारू का दिल भर आया। तभी मंत्री ने आकर कहा, महाराज, सैनिक लौट आए हैं। सबसे अधिक अनाज नील के खेतों में है। नील, तुम्हें जीवनदान मिला, लेकिन याद रखना ये सूरज की वजह से है। पर नील तो कभी खेतों के पास भी नहीं गया। फिर सच ये है, सूरज ने रात में चुपचाप अपना आधा अनाज नील के खेत में डाल दिया ताकि उसकी जान बच सके। महाराज, आपको कैसे पता चला? हम राजा हैं सूरज। जिस दिन तुम नील के लिए डटे थे उसी दिन समझ गया था तुम कुछ करोगे। कल रात तुम्हें अपनी आंखों से देखा। तो अब क्या मुझे दंड मिलेगा महाराज? सूरज ने मेहनत इसलिए की क्योंकि वह तुम्हें बचाना चाहता था। नील, उसकी निष्ठा से हम प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें जीवन दान देते हैं और सूरज को इस राज्य का सेनापति घोषित करते हैं। आज से वह और उसका परिवार महल में रहेगा। मैंने सूरज को गलत समझा, तुम्हें ताने दिए, माफी मांगने लायक भी नहीं रही। दीदी, आपसे माफी नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए। सूरज ने वही किया जो सही था। तभी नील पछतावे से भरकर सूरज से बोला, भाई माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत कहा। जो हुआ उसे भूल जा। अब आगे की जिंदगी गले लगाने का वक्त है। चल, दीदी से मिल ले। समझ नहीं आता, जमींदार जी और सुरभि से नजरें कैसे मिलाऊं? भाई, पछतावे से नहीं, प्यार से चलो, सब ठीक होगा। दोनों चुपचाप चारू और सुरभि के पास पहुंचे। तभी जमींदार भावुक होकर बोले, बेटा, माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। नहीं पिताजी, आपने वही देखा जो मैं था, बस पहचान थोड़ी देर से हुई। तुम सच्चे रत्न निकले सूरज बेटा। आज आपने मुझे बेटा कहा, इससे बढ़कर क्या चाहिए? सबका दिल हल्का हो गया। सूरज अब महल में रहने लगा। नील ने भी एक नई शुरुआत की और जीवन सादगी, प्रेम और सम्मान में बीतता गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।